हेलो बच्चों, वेलकम टू अनदर लेक्चर 6 ऑफ नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स यूनिट। सो बच्चों, याद करो, हमने फिफ्थ लेक्चर में डोमेस्टिक या इकोनॉमिक टेरिटरी का कंसेप्ट पढ़ा था। और हमने कहा था कि उसकी रेलेवेंस क्या है, कि जो डोमेस्टिक टेरिटरी में इनकम जनरेट होगी दैट इज टर्म्ड एज डोमेस्टिक इनकम। ठीक है। अब उससे नेक्स्ट हमने कंसेप्ट पढ़ना है आज नेशनल इनकम से रिलेटेड, दैट इज नॉर्मल रेजिडेंस। राइट। तो अपना नेशनल इनकम की डेफिनेशन अगर आप याद करें, आई एम नॉट गोइंग टू राइट दैट ओवर अगेन। नेशनल इनकम जब हमने डिफाइन किया था, हमने कहा था मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंस। ठीक है। तो वहां पे नॉर्मल रेजिडेंस का हमारा कॉन्सेप्ट आ रहा था। तो जो इनकम नॉर्मल रेजिडेंट्स बनाते हैं या जनरेट करते हैं या अर्न करते हैं, दैट इनकम इज आवर नेशनल इनकम। ठीक है। तो उसके लिए हमें ये पढ़ना, ये समझना जरूरी है कि नॉर्मल रेजिडेंस होते कौन है। राइट। सो कम टू दैट नाउ। सो नॉर्मल रेजिडेंस, बच्चों मार्क करेंगे डेफिनेशन, देन आई एक्सप्लेन यू। नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री refers to an individual or an institution who ordinarily resides in the country and whose center of economic interest also lies in that country। अब दो चीजें हैं, एक चीज यहाँ पे ऐड करूंगी आपको समझाने के लिए। ऑर्डिनरली रिजाइड्स इन दैट कंट्री। सो ये ऑर्डिनरली रिजाइड करना मतलब, यहाँ पे एक चीज बच्चों याद रखना, द पीरियड ऑफ स्टे। राइट। पीरियड ऑफ स्टे शुड बी मोर देन और इक्वल टू 1 ईयर, एक या एक साल से ज्यादा। अगर वो इंसान कोई वहां पे एक कंट्री में रहता है, ठीक है, तो इवन अगर ये कहूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात करूं, राइट। सो आई एम इंडियन, आई एम एन इंडियन सिटीजन। राइट। मैं भारतीय नागरिक हूं। पर अगर मैं अपनी जॉब की रिक्वायरमेंट की वजह से, फॉर एग्जाम्पल इफ आई गो टू यूएस एंड इफ आई स्टे देयर फॉर 1 कंप्लीट ईयर, तो मेरी उस साल की जो इनकम है वो कहाँ जुड़ेगी? मैं पूरा साल यूएस में रही, तो मेरी जो उस साल की इनकम है वो कहाँ जुड़ेगी? यूएस की नेशनल इनकम में। ठीक है। सो आई बिकम अ नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर नेशन। राइट। तो यहाँ पे पीरियड ऑफ स्टे आपको याद रखना जरूरी है, एक साल या एक साल से ज्यादा अगर कोई इंसान वहां पे रुकता है, तो उसकी जो इनकम उस साल की है वो कहाँ जुड़ेगी? उस कंट्री की नेशनल इनकम। वो कहाँ का नॉर्मल रेजिडेंट बनेगा? जहां पे वो रह रहा है। बट अगर एक साल से कम रुका, अपने, मैं 2 महीने के लिए बाहर गई और फिर वापस आ गई, तो मैं, मेरा पीरियड ऑफ स्टे बाहर क्या हुआ? एक साल से कम हुआ। सो आई एम अ नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया इटसेल्फ। ठीक। So resides in that country and whose center of economic interest also lies in that country। सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, सिंपल सी भाषा में, वहां पे वो बंदा कमा रहा है और खर्च रहा है। ठीक है। ही इज अर्निंग ओवर देयर, ही इज स्पेंडिंग हिज मनी ओवर देयर। राइट। तो दैट इज द इकोनॉमिक इंटरेस्ट वी टॉक अबाउट। ठीक है। इसको और आगे डिटेल में देखते हैं। सो सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट implies two things: the resident lives or is located within the domestic territory of that particular country, वो वहां पे लोकेटेड है। The resident carries out basic economic activities of earning, spending and accumulation from that location। ठीक है। तो वहीं पे कमा रहा है और वहीं पे खर्चेगा। सो ही, हिज इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन दैट पर्टिकुलर रीजन। राइट। सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट। अब यहाँ पे आपको जो ये चीज बताई, इसको याद रखना, और इस हम आगे एग्जांपल्स देखेंगे कि क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा इसमें। ठीक है। तो फॉलोइंग आर नॉट इंक्लूडेड अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉर्मल रेजिडेंस। क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा बच्चों? लेट अस लुक एट दोस पॉइंट्स। फर्स्ट वन, foreign tourists and visitors who visit a country for recreation, holidays, medical treatment, study, sports, conferences, etc. बड़े स्पेसिफिक डिफाइंड यहाँ पे आपको पर्पस दे रखे हैं। कोई हॉलिडे के लिए आता है, रेक्रिएशन के लिए आता है, इलाज कराने आता है, स्टडी टूर्स, स्पोर्ट्स, कॉन्फ्रेंसेस, ऑल दीज, दे हैव अ स्पेसिफिक पर्पस इन हैंड, और यूजुअली यहाँ पे उनका एक साल से कम ही रहेगा। ठीक है। तो ऐसे जो भी फॉरेन टूरिस्ट या विजिटर्स हैं, वो जहां पे आए हैं, क्योंकि वो एक साल से कम रुकेंगे, तो वहां के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं काउंट होंगे। वो कहाँ पे काउंट होंगे? जहां से वो आए हैं वहीं के नॉर्मल रेजिडेंट होंगे। सो यहाँ पे हम वही चीज कह रहे हैं, दे आर नॉट काउंटेड इन द नॉर्मल रेजिडेंस
ऑफ से इंडिया, अगर वो यहाँ पे आए, राइट। नेक्स्ट वन, foreign staff of embassies, officials, diplomats, and members of the armed forces of a foreign country located in the given country। याद करो बच्चों, हमने डोमेस्टिक टेरिटरी में पढ़ा था फॉरेन एम्बेसी, राइट, उनके कॉन्सुलेट्स, उनकी जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स हैं वो हमारी कंट्री का हिस्सा नहीं है, चाहे वो यहाँ पे लोकेटेड भी हैं, दे आर काउंटेड इन देयर डोमेस्टिक टेरिटरी। सो गोइंग बाय दैट सिंपल लॉजिक, जो वहां का फॉरेन स्टाफ है, अगर मैं कहूँ यहाँ पे यूएस की एम्बेसी जो दिल्ली में है, वहां पे जो यूएस के लोग हैं जो काम कर रहे हैं, या यूएस के जो कॉन्सुलेट्स हैं, जो डिप्लोमेट्स हैं, जो उनकी गवर्नमेंट के लिए यहाँ पे रह के काम कर रहे हैं, तो वो सारा एरिया, वो कॉन्सुलेट, वो एम्बेसी, वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स उन्हीं की कंट्री की हैं, वो लोग भी वहीं पे काउंट होंगे, ठीक है। तो वो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स नहीं होंगे, वो एरिया भी उनका है, वो लोग भी उन्हीं के हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट वन, सो लेट मी टेक यू फर्दर। सो लुक एट द थर्ड पॉइंट नाउ। सो तीसरा पॉइंट बच्चों क्या कह रहा है, फिर से आ गया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, राइट। याद करो जो अभी तक हमने पढ़ा था, डोमेस्टिक टेरिटरी जब हमने पढ़ा, हमने क्या कहा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक WHO, UN ऑफिस, सो ये सब कहाँ पे काउंट होंगे, ये किसी भी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा नहीं होते, ठीक है। सिमिलरली ये किसी भी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट भी नहीं होते। ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके ऑफिसेस जगह जगह है, दे आर वर्किंग फॉर सम कॉमन इंटरेस्ट, राइट। सो इनको कहीं का भी नॉर्मल रेजिडेंट नहीं माना जाता, ठीक है। सो पॉइंट देखेंगे एक बार, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक UNO, WHO आर नॉट कंसिडर्ड एज नॉर्मल रेजिडेंट्स of the country in which they operate. They are treated as normal residents of international area, ठीक है। तो ना ये डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा है जहां पे है, ना ये वहां के नॉर्मल रेजिडेंट है, राइट। बट नाउ लुक एट द नेक्स्ट पॉइंट, जो वहां एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, सो एम्प्लॉयज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, तो अगर मैं कहूँ WHO का ऑफिस जो दिल्ली में है, वहां पे कुछ इंडियंस भी काम कर रहे हैं और वहां पे कुछ से फॉरेनर्स भी काम कर रहे हैं, तो उनको कहाँ काउंट करेंगे, वो कहाँ के रेजिडेंट हैं। वहां पे भी एक चीज याद रखना, ईयर ऑफ स्टे, जो इंडियंस वहां पे रह के काम कर रहे हैं वो तो इंडिया में ही रह रहे हैं, ठीक है, तो वो इंडिया के ही नॉर्मल रेजिडेंट्स काउंट होंगे। अगर मैं कहूँ वहां पे कोई यूएस का पर्सन है, या कोई जापानीज है, किसी भी फॉरेन नेशन का इंसान है जो वहां पे एम्प्लॉयड है, वो कहाँ पे काउंट होगा, अगर वो 1 साल से ज्यादा यहाँ पे स्टे करता है तो वो हमारा नॉर्मल रेजिडेंट है, बट अगर वो 1 साल से कम स्टे करता है तो वो अपनी कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट माना जाएगा, ठीक है। सो विद दिस अंडरस्टैंडिंग लेट अस रीड द पॉइंट। So employees of international organizations are considered as residents of the countries to which they belong and do not and not of the international area। ठीक है, यहाँ पे हमें ये बताया कि वो उसी कंट्री के रेजिडेंट, नॉर्मल रेजिडेंट माने जाएंगे जहां से वो बिलोंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, an American working in the UNO office located in India will be treated as normal resident of America. However, आगे पढ़ो जो पॉइंट आपको बताया। However, if the employees are working for more than 1 year in such international institutions, then they become normal resident of country in which such institutions are located। तो यही मैंने आपको कहा, अगर वो अमेरिकन यूएनओ के ऑफिस में, जो यहाँ पे बात आपको एग्जांपल दे रहे हैं वही एग्जांपल उठा रही हूँ, यूएनओ का ऑफिस जो इंडिया में लोकेटेड है, वो अमेरिकन यहाँ पे काम कर रहा है, अगर वो 1 साल से कम रुकेगा यहाँ पे, 1 साल से कम के लिए एम्प्लॉयड है, तो वो यूएस का नॉर्मल रेजिडेंट है। बट अगर वो 1 साल से ज्यादा एम्प्लॉयड यहाँ पे रहता है, देन ही बिकम्स अ नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया। आई होप यू आर क्लियर विद दिस, ठीक है। तो वो क्लॉज याद रखना, 1 साल या 1 साल से ऊपर। इट मीन्स इन द गिवन एग्जाम्पल, if the American is working in UNO office in India for more than 1 year, then he will be treated as normal resident of India,
ठीक है, तो यहाँ पे फिर से बच्चों 1 साल से ज्यादा वाली चीज आ गई। तभी मैंने आपको शुरुआत में कहा कि वो हमेशा याद रखना, 1 साल या 1 साल से ऊपर अगर कोई रुक रहा है तो वो नॉर्मल रेजिडेंट वहीं का होगा। 1 साल से कम है, देन ही इज ट्रीटेड एज अ नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री वेयर ही बिलोंग्स। ठीक। फिफ्थ वाला देखेंगे अब। Crew members of foreign vessels, commercial travelers, and seasonal workers provided their stays less than 1 year। फिर से ये चीज आ गई। ठीक है, यूजुअली इनका स्टे मोर लाइकली 1 साल से कम ही होता है। तो क्रू मेंबर्स फॉरेन वेसल्स, याद करो जैसे हमने डोमेस्टिक टेरिटरी में सेकंड पॉइंट पढ़ा था, जो फिशिंग के लिए गए हैं, बोट्स पे हैं, वो जाएंगे और फिशिंग करके वापस आ जाएंगे। दैट वाज देयर होल सोल पर्पस, राइट? सो दे आर गोइंग इन इंटरनेशनल वाटर्स, कैरिंग आउट देयर टास्क, दे विल कम बैक। तो जो वहां के जो क्रू मेंबर्स हैं जो शिप्स पे हैं, वो अगर 1 साल से पहले वो वापस आ जाएंगे तो वो क्या है, हमारे ही नॉर्मल रेजिडेंट है। ठीक है। कमर्शियल ट्रैवलर्स, कमर्शियल ट्रैवलर्स जो बिजनेस पर्पस के लिए जो ट्रैवल कर रहे हैं, इनका भी यूजुअली मोस्ट लाइकली स्टे 1 साल से कम होगा। 1 साल से कम होगा तो जहां को बिलोंग करते हैं वहीं पे काउंट होंगे। 1 साल से ज्यादा कहीं पे रुक जाएंगे तो वहीं के नॉर्मल रेजिडेंट माने जाएंगे, राइट? सिमिलरली सीजनल वर्कर्स, एज अ नेम सजेस्ट, चाहे हम इसको एग्रीकल्चर से रिलेट करें या से यू नो टूरिज्म से रिलेट करें, तो जहां पे भी सीजन बेसिस अगर रिक्वायरमेंट है, डिमांड है, एंड इफ अ पर्सन इज गोइंग फॉर दैट पर्टिकुलर वर्क फॉर दैट शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, तो ऐसा इंसान जहां भी काम करने गया, 1 साल से कम के लिए गया तो हमारी कंट्री में ही बिलोंग करेगा। 1 साल से ज्यादा वहां पे रुक गया तो वहीं का नॉर्मल रेजिडेंट काउंट किया जाएगा। ठीक है। सो दिस एस्पेक्ट इज वेरी वेरी क्रूशियल टू रिमेम्बर, राइट? आई होप वी आर एबल टू अंडरस्टैंड, और हमें ये पॉइंट्स बच्चों समझ आ गए कि कौन इंक्लूड इसमें नहीं होगा। एक आखिरी पॉइंट है बच्चों यहाँ पे, सो जस्ट लुक ओवर हियर। सो पॉइंट नंबर 6, बॉर्डर वर्कर्स। नाम से ही क्या पता चल रहा है, जो बॉर्डर एरिया में रहते हैं। तो अगर मैं कहूँ इंडिया नेपाल बॉर्डर, ठीक है, तो अगर ईस्ट साइड की बात करें, सिक्किम साइड जो हो गई, वहां पे ऐसे डिफाइंड कई जगहों पे बॉर्डर नहीं होगा कि प्रॉपर फेंसिंग हुई हुई है, प्रॉपर डिमार्केशन है। तो ऐसे लोग जो बॉर्डर एरिया के पास रहते हैं और वहां पे कुछ ऐसा डिफाइंड रिजिड बॉर्डर नहीं है, दे क्रॉस द बाउंड्री फॉर सम वर्क, दे कम बैक। ठीक है, तो वो काम के लिए गए बॉर्डर के पार और वापस आ गए, तो ऐसे लोग कहाँ पे काउंट करेंगे? फिर से वो काम करके वापस आ रहा है ना, रह कहाँ रहा है? अपनी कंट्री में। तो ऐसे इंडियंस जो इंडिया का बॉर्डर क्रॉस करके से नेपाल जाता है और वापस आ जाता है काम करके, तो इंडिया में ही रह रहा है तो वो यहीं का नॉर्मल रेजिडेंट होगा। ठीक है। सो बॉर्डर वर्कर्स हु लिव near the international border and cross the border on a regular basis to work in the other country. They are treated as normal residents of the country where they live and not where they work. जो मैंने आपको कहा, जो इंडियंस बॉर्डर क्रॉस करके नेपाल जा रहे हैं, काम करके वापस आ रहे हैं, उनको इंडिया का ही नॉर्मल रेजिडेंट मानेंगे, ना कि नेपाल का। आई होप यू आर क्लियर विद दिस। नॉर्मल रेजिडेंट याद रखना, तो एक क्लॉज वो हमेशा याद रखना, 1 या 1 साल से ज्यादा का स्टे होना चाहिए और उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट वहीं पे लाई करना चाहिए। ठीक है। ओके। सो विद दिस अंडरस्टैंडिंग, अब आप यहाँ पे देखो, ये शुरुआत में मैंने आपको कहा नॉर्मल रेजिडेंट क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज नॉर्मल रेजिडेंट मतलब इनकम ऑफ अ नॉर्मल रेजिडेंट इज, नॉर्मल रेजिडेंट is counted as या counted in national income। ये इसकी रेलेवेंस है। ठीक है। अभी पिछले वाले कंसेप्ट और इस कंसेप्ट को दोनों को जोड़ते हैं, वो भी देखते हैं, बट पहले यहाँ पे एग्जांपल्स देख लेते हैं। सो आइडेंटिफाई करना है बच्चों द फॉलोइंग एज नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया, कि ये है या नहीं। पहला वाला, लुक एट द फर्स्ट वन, इंडियन ऑफिशियल्स वर्किंग इन द इंडियन एम्बेसी इन यूएसए। व्हाट डू यू थिंक? जैसे ही देखा इंडियन एम्बेसी, इंडिया की एम्बेसी यूएसए में है, जहां भी है, कहाँ का पार्ट है? इंडिया का। जो वहां पे इंडियंस काम कर रहे हैं वो कहाँ का पार्ट होंगे? इंडियन एम्बेसी हमारी है तो इंडियंस भी हमारे ही हैं, राइट? सो दिस इज वेरी मच, दे आर वेरी मच नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया।
ठीक है, एज इंडियन एम्बेसी, सो एज इंडियन एम्बेसी इज इंक्लूडेड इन, या काउंटेड इन, कुछ भी लिख सकते हो, इज इंक्लूडेड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडियन एम्बेसी हमारी है, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा है, तो जो वहां पे इंडियंस हैं वो भी हमारे ही माने जाएंगे। आई होप यू आर क्लियर विद दिस। ठीक, तो ये काउंट होगा। अगला देखते हैं, अ जापानीज टूरिस्ट हु स्टेज इन इंडिया फॉर 2 मंथ्स। एक टूरिस्ट आता है, जहां से भी आता है, इंडिया में 2 महीने के लिए रुकता है। जैसे ही मैं ये देखूं और टूरिस्ट है, क्या आएगा दिमाग में? 1 साल से कम का स्टे है, टूरिज्म के लिए आया है। ही इज नॉट अ नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया एज ही स्टेज हियर फॉर लेस देन 1 ईयर। ठीक है, उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी यहाँ पे नहीं है, वो यहाँ कमाने नहीं आया, टूरिज्म के लिए आया, राइट? सो ही स्टेज हियर फॉर लेस देन 1 ईयर एंड हिज इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन हिज ओन कंट्री। ठीक, लुक एट द थर्ड वन, इंडियंस गोइंग टू पाकिस्तान फॉर वॉचिंग द क्रिकेट मैच। मैच देखने गए हैं, वापस आ जाएंगे, तो रेक्रिएशन के लिए गए, राइट? देयर इज अ डिफाइंड पर्पस। सो क्या ये पाकिस्तान के ही हो गए या हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं? तो वापस आएंगे, तो दे आर नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया। क्यों? क्योंकि एज देयर पीरियड ऑफ स्टे इज लेस देन a year and their economic interest lies in India। वहां पे सिर्फ रिक्रिएशन के लिए गए। ठीक, नेक्स्ट वन, तो हमारा सी भी काउंट होगा। ठीक है, अगला देखते हैं, इंडियंस वर्किंग इन द यूएनओ ऑफिस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड इन अमेरिका। अमेरिका में लोकेटेड है यूएनओ का ऑफिस, फॉर लेस देन 1 ईयर। व्हाट डू यू थिंक? कई सारी चीजें कंबाइन हो गई, राइट? इंडियंस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, वो लोकेटेड क्या है, कहाँ है? अमेरिका में है, बट फॉर लेस देन 1 ईयर। ये आपका हाईलाइटिंग चीज है बच्चों। वो इंडियन 1 साल से कम वहां, 1 साल से कम के लिए वहां पे काम कर रहा है, तो वो कहाँ का नॉर्मल रेजिडेंट होगा? इंडिया का। अगर 1 साल से ज्यादा के लिए वहां पे काम कर रहा होता, तो कहाँ का नॉर्मल रेजिडेंट बन जाता? अमेरिका का। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, राइट? सो these Indians will be counted as normal residents of India as their stay, फिर से वही चीज आ गई बच्चों। ठीक है, as their period of stay is less than a year, यहाँ पे यही लिखोगे। ठीक है, उनका स्टे लेस देन 1 ईयर है, राइट? सो स्टे वाली चीज, लेस देन अ ईयर, लेस देन अ ईयर। ठीक है, नेक्स्ट वन, इंडियन एम्प्लॉइज वर्किंग इन WHO, विच इज अगेन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड इन इंडिया। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, बट इंडिया में लोकेटेड है, जो वहां इंडियंस काम कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, वो हमारे ही नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? दे आर नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया एज दे आर लोकेटेड इन इंडिया। वो यहीं पे स्टे कर रहे हैं। ठीक है, दे आर लोकेटेड इन इंडिया एंड देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट, वो भी आप जोड़ देना यहाँ पे, देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन इंडिया। ठीक, नेक्स्ट वन, फॉरेन टूरिस्ट विजिटिंग इंडिया फॉर अ मंथ टू सी ताजमहल। फॉरेन टूरिस्ट आते हैं 1 महीने के लिए ताजमहल देखने, कहाँ के नॉर्मल रेजिडेंट्स होंगे? ऑब्वियसली अपनी कंट्री को बिलोंग करेंगे, यहाँ सिर्फ टूरिज्म के लिए आए। ठीक है, तो आई होप यू आर क्लियर। दे विल नॉट बी काउंटेड, राइट? दे विल नॉट बी काउंटेड एज नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया बिकॉज दे हैव कम हियर फॉर टूरिज्म। Their period of stay is less than 1 year and their economic interest lies in their country। ठीक है, नेक्स्ट वन, तो ये नहीं काउंट हुए। अगला देखते हैं, इंडियन मुस्लिम्स गोइंग फॉर द हज पिलग्रिमेज।
इंडियन मुस्लिम्स जो हज के लिए जाते हैं, यहाँ पे आपको पीरियड नहीं दे रखा स्टे का, पर पर्पस दिया हुआ है, ठीक है। तो रिलीजियस पर्पस के लिए गए हैं, विजिट करके वापस आ जाएंगे। सो उनका पीरियड ऑफ स्टे क्या होगा? यूजुअली लेस देन 1 ईयर ही होगा, राइट। सो इंडियन मुस्लिम्स गोइंग फॉर द हज पिलग्रिमेज will be counted as normal residents of India, as their period of stay will be less than a year and their economic interest lies in India itself, ठीक है। तो ये नॉर्मल रेजिडेंस इंडिया के ही कहलाएंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, राइट। तो 1 साल का क्लॉज याद रखना बच्चों, वो इंपॉर्टेंट है, और पर्पस याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज आपको क्लैरिफाई कर दूं, जैसे ये 6 पॉइंट्स हैं, इस पे थ्योरी क्वेश्चन एज सच, मतलब या तो देखो पॉइंट्स करोगे ही सही, पर इस पे थ्योरी क्वेश्चन एज सच नहीं आता कि नॉर्मल रेजिडेंट डिफाइन करो, या उसमें कौन कौन से नहीं आएंगे, उसके 3 या 4 पॉइंट्स, तो ऐसे यूजुअली क्वेश्चन नहीं आता। क्वेश्चन आता है बच्चों आइडेंटिफिकेशन वाला, जैसे हम एग्जाम्पल्स कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद, अभी तो ये शुरुआत है, बाद में आगे चल के यू विल गेट टू सी सर्टेन क्वेश्चंस जहाँ पे, और वो पेपर के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे आपको इनकम दे दी जाती है और बताया पूछा जाता है कि क्या ये डोमेस्टिक इनकम में काउंट होगा या नेशनल इनकम में काउंट होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो इंक्लूडेड और नॉट इंक्लूडेड, दैट इज वेरी वेरी क्रूशियल। और वो ताकि आप सॉल्व कर पाओ, उसके लिए आपको डोमेस्टिक टेरिटरी और नॉर्मल रेजिडेंट का कंसेप्ट ये समझ आना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर यहीं पे कंफ्यूजन रह गई तो वहां पे डोमेस्टिक इनकम में आएगा नहीं आएगा, नेशनल इनकम में आएगा नहीं आएगा, वो चीज समझ नहीं आएगी, ठीक है। आई होप वी हैव गॉट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मल रेजिडेंस, इतना में क्लियर है, ठीक है। और ये मैंने आपको बता दिया कि ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज जो इनकम नॉर्मल रेजिडेंस के द्वारा कमाई जाती है वो कहलाती है नेशनल इनकम, ठीक। सो हैविंग डन दिस नाउ, सो बच्चों हमारा, आप आंसर्स वेरीफाई कर सकते हो। आई फॉरगॉट टू मेक यू लाइक स्क्रॉल डाउन, जो हमने मार्क करे थे। सो हमने मार्क किया था ए सी, अगेन दिस कम्स ओके, जस्ट लीव इट। तो आंसर्स आप मैच कर लेना, मैंने शायद यही वाले मार्क करे थे, ठीक है। सो यू कैन जस्ट सी व्हाट आई मेक वांट टू टेल यू इज सिटीजनशिप एंड रेजिडेंटशिप, ठीक है, इज डिफरेंट, दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। अब इसकी पूरा डिटेल में हमें इसको याद करने की जरूरत नहीं है, अब इसको समझने की ज्यादा जरूरत है। जैसे मैंने आपको शुरुआत में एग्जांपल दिया, मैं एक इंडियन सिटीजन हूँ, राइट। सो आई हैव बोर्न एंड आई यू नो बाय बर्थ, राइट, सो आई हैव इंडियन सिटीजनशिप। बट मैं अगर बाहर जाके 1 साल या 1 साल से ज्यादा काम करूं तो मैं वहां की नॉर्मल रेजिडेंट बन जाऊंगी। तो नॉर्मल रेजिडेंट या रेजिडेंटशिप जो हम बोल रहे हैं, वो एक इकोनॉमिक कंसेप्ट है, ठीक है। सो व्हाई आर वी लुकिंग एट दिस कॉन्सेप्ट? बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड टू सी के जो इनकम कमा रहा है, जो इंसान है, उसकी इनकम कहाँ पे काउंट होगी। तो अगर एक इंसान 1 साल से ज्यादा कहीं पे रुकता है तो उसकी इनकम वहां पे जुड़ जाएगी, 1 साल से कम कहीं पे रुकता है तो जहां से वो आया है उसकी इनकम वहीं पे जुड़ेगी। बट सिटीजनशिप इज अ लीगल कंसेप्ट, ठीक है। तो वो और रेजिडेंटशिप, आप इसको कंबाइन मत करना, इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जस्ट फॉर रीडिंग पर्पस एक बार देख लीजिए, यहाँ पे पॉइंट देख लो। So, citizenship is basically a legal concept based on the place of birth of the person or some legal provisions allowing a person to become a citizen. और इसके साथ आपके कुछ rights और duties होते हैं, ठीक है। So, when a person is born in India, he acquires automatic citizenship of India. A person born outside India applies for citizenship and Indian law allows him to become Indian citizen. ठीक है। ये पेपर के हिसाब से आपको याद करने की, रटने की जरूरत नहीं है, इसको सिर्फ समझने की ज्यादा जरूरत है। सो सिटीजनशिप इज अ लीगल कंसेप्ट, ठीक है। बट इफ वी टॉक अबाउट रेजिडेंटशिप या नॉर्मल रेजिडेंट जो हम पढ़ रहे हैं, तो वो बच्चों एक इकोनॉमिक कंसेप्ट है, और वो हम क्यों पढ़ रहे हैं? नेशनल इनकम को निकालने के पर्पज से हम पढ़ रहे हैं, राइट। सो दीज आर बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म बाय अ पर्सन. An individual is a normal resident of a country if he ordinarily resides in the country for a period more than 1 year
एंड हिज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज ऑल्सो इन दैट कंट्री, जो भी हमने पढ़ा। ठीक है। तो अगर आप एग्जाम्पल भी यहाँ पे देखें, अ चाइनीज लिविंग इन इंडिया फॉर मोर देन 1 year इज अ नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया, बट he is not a citizen or a national of India as he does not hold citizenship of India। ठीक है। तो कोई इंसान कहीं और का सिटीजन हो सकता है और कहीं और का नॉर्मल रेजिडेंट हो सकता है। ठीक, आर वी क्लियर विद दिस? ओके। सो दिस वाज मेनली फॉर अंडरस्टैंडिंग। अब मेन चीज जो बच्चों मैं आपको बताना चाह रही हूँ यहाँ पे, जो अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा, हमने ये वाला कंसेप्ट पढ़ा नॉर्मल रेजिडेंट वाला। ठीक है, और ये मैंने आपको बताया हमने क्यों पढ़ा। सो लेट मी कंक्लूड दिस लेक्चर विद द थर्ड इक्वेशन जो हमने पढ़नी है, रिलेशन बिटवीन डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम। डोमेस्टिक इनकम याद करो, मैंने बताया था जो डोमेस्टिक टेरिटरी में जनरेट हो रही है, नेशनल इनकम जो कि नॉर्मल रेजिडेंट्स जनरेट कर रहे हैं। ठीक है। सो हाउ आर दीज टू रिलेटेड? So let us look at this equation. So national income बच्चों is equal to domestic income plus what we call as net factor income from abroad, जिसको हम by the initials NFIA लिखते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है। सो NFIA, यहाँ पे अगर मैं इसको खोल दूं, ठीक है, तो आई एम राइटिंग दिस इन ब्रैकेट्स। सो NFIA स्टैंड्स फॉर फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ठीक है। सो यहाँ पे बच्चों आप देखो, नेट याद करो, नेट आपको क्या कहा था, माइनस ऑफ समथिंग, किसी चीज में से कुछ घटा देंगे तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फैक्टर इनकम नेशनल इनकम में जुड़ती है, ये हमने शुरुआत में ही बोला। फैक्टर इनकम बाहर से भी कमाई जा सकती है। आई गिव यू वन एग्जांपल फॉर दिस। ठीक है। सो फैक्टर इनकम जो हमने बाहर से कमाई, फैक्टर इनकम अर्नड फ्रॉम अब्रॉड में से हम क्या घटा देंगे, माइनस फैक्टर इनकम जो हमने बाहर वालों को पे की। ठीक है। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, सो दिस गिव्स मी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, राइट। तो ये बच्चों हमारी है तीसरी इक्वेशन। आई एम मार्किंग दिस एज इक्वेशन नंबर 3। याद करो, पहले दो इक्वेशंस मार्क करा चुकी हूँ। सबसे पहली इक्वेशन हमने कौन सी करी थी, ग्रॉस और नेट वाली, आई होप यू रिमेम्बर। ठीक है। सो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट वाज इक्वल टू नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन, ईदर विच वेज, इसको उल्टा सीधा हम कर सकते हैं, राइट। दूसरी इक्वेशन हमने कब कौन सी वाली करी थी, याद करो, मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है। ये है तीसरी इक्वेशन, नेशनल इनकम इज इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA। अब ये NFIA क्या होता है, इसको हम ग्रेटर डिटेल में पढ़ेंगे। इसके तीन कंपोनेंट्स हैं, सेकंड चैप्टर के एंड में ही दे रखे हैं, पर वो मैं आपको अगर अभी करा भी दूं, आपको नहीं इतनी क्लैरिटी होगी, नहीं समझ आएगा। वो ऑटोमेटिकली समझ आ जाता है जब हम चौथे चैप्टर में जाके एक मेथड, इनकम मेथड है नेशनल इनकम, वो पढ़ते हैं, उसके कंपोनेंट्स पढ़ते हैं ना, ये हमें ऑटोमेटिकली समझ आ जाता है। बिकॉज देयर वी डू फैक्टर इनकम्स इन डिटेल, राइट। फैक्टर इनकम में क्या क्या आता है उसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है। अभी के लिए आपको ये समझाने के लिए सिर्फ एक एग्जांपल दूंगी, जिससे आपको आई होप क्लैरिटी हो जाएगी कि इस इक्वेशन का मतलब क्या है। तो जैसे बच्चों मैंने आपको कहा, मैं एक यहाँ की नॉर्मल रेजिडेंट हूं, मैं 10 महीने, ठीक है, आई वर्क, सो आई वर्क इन इंडिया फॉर 10 months। ठीक है, मैं 10 महीने यहाँ पे काम करती हूँ, और आई वर्क इन से US फॉर 2 months। ठीक, 12 महीने में से, एक साल में से 10 महीने यहाँ पे काम किया, 2 महीने के लिए वहां गई, वापस आ गई। तो पहला क्वेश्चन ये हुआ कि मेरी, मैं कहाँ की नॉर्मल रेजिडेंट हूँ, मेरी पूरी इनकम कहाँ जुड़ेगी, नॉर्मल रेजिडेंट मैं कहाँ की हूँ, इंडिया की, राइट। सो मेरी इनकम यही जुड़नी चाहिए, पर मेरी इनकम में स्प्लिट है। 10 महीने
जो मैंने यहाँ पे रह के कमाया, ये 10 महीने की इनकम क्या है बच्चों, ये मेरी है डोमेस्टिक इनकम। आई होप यू अग्री विद दिस। 10 महीने यहाँ पे रही, यहाँ काम किया, तो ये जो इनकम मैंने कमाई ये कहाँ पे जुड़ेगी, ये डोमेस्टिक इनकम में जुड़ेगी। बट अगर मैं 2 महीने के लिए यूएस में कमा के आई, मैंने वहां पे 2 महीने की सैलरी अर्न करी, तो ये मैंने कहाँ से कमाया, दिस इज फैक्टर इनकम, मैंने अपनी सर्विस दी है प्रोडक्शन में, राइट। सो दिस 2 महीने की मेरी सैलरी इज फैक्टर इनकम विच आई हैव अर्न फ्रॉम अब्रॉड, राइट। यहाँ देखो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। तो ये बच्चों किस में जुड़ेगी, ये फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जिसको फीफा बोल देते हैं शॉर्ट में, ठीक। तो डोमेस्टिक इनकम 10 महीने की प्लस 2 महीने की फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यहाँ देखो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड लिखा है, जो कि क्या है, फीफा फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ठीक है। तो ये प्लस 2 महीने की जोड़ूंगी, तो क्या बन गया मेरा 12 महीने की इनकम, जो कि नेशनल इनकम में जुड़ेगी, राइट। तो नॉर्मल रेजिडेंट जो हमारे हैं, वो सारे के सारे डोमेस्टिकली ही काम नहीं कर रहे, दे आर गोइंग अब्रॉड, दे आर अर्निंग, दे आर कमिंग बैक एंड जनरेटिंग इनकम फ्रॉम अब्रॉड एज वेल, राइट, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया। तो इसीलिए हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी जोड़ते हैं। और नेट इसलिए किया क्योंकि सिमिलरली जैसे मैं 2 महीने बाहर जाके अगर मैंने कमाया, तो वो मेरी यहाँ की नेशनल इनकम में जुड़ गया इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। बट अगर कोई फॉरेनर यहाँ पे आता है, 1 साल से कम रुकता है, यहाँ से जो पैसा कमा के ले जाता है, तो वो कहाँ पे जुड़ेगा, उसकी, ही इज अ नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ हिज ओन कंट्री, राइट। तो वो उसकी नेशनल इनकम में ऐड हो जाएगा, उसमें ऐड होगा तो हमारे यहाँ से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो व्हाट वी पे टू द आउटसाइडर्स, फैक्टर इनकम जो हम बाहर वालों को देते हैं, हम उसको घटा देते हैं, उसको माइनस कर देते हैं, ठीक है। आई होप यू आर क्लियर विद दिस, बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ गया, और आई होप तीसरी इक्वेशन समझ आ गई बच्चों। नेशनल इनकम रिलेटिवली बड़ा कॉन्सेप्ट है, राइट, इज इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम प्लस एनएफआईए। अभी के लिए इतना ही बोलूंगी, इससे ज्यादा नहीं, बाद में इसको पढ़ेंगे तो इस पर और क्वेश्चंस भी आएंगे, राइट। सो आई विल स्टॉप विद दिस फॉर टुडे फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर। So I hope you do revise your concept of normal residence, डोमेस्टिक टेरिटरी और नॉर्मल रेजिडेंस के कंसेप्ट को इकट्ठा रिवाइज करना और उसको कोरिलेट करना, ठीक है। सो आई विल कंटिन्यू दिस यूनिट इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो वी आर डन फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।